एपिसोड 5 बीवी पर उसके पति का पूरा हक होता है। सियारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। एक तरफ वो उसके बच्चों की माँ थी और दूसरी तरफ स्वाभिमानी लड़की। ऐसे में कैसे वो अपने ही बच्चों को खुद से अलग कर सकती थी और ना ही इस निर्दयी जैसे इंसान से शादी कर सकती थी। सियारा काफी ज्यादा उलझन में उलझी हुई थी। उसने गहरी सांस लेते हुए भार्गव को देखा और फिर पॉलिटली बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं इस बारे में सोचकर आपको बताऊंगी। भार्गव उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं आ जाता तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी, फिर चाहे तुम्हें 9 महीने ही क्यों ना लगा दो। फिर 9 महीने बाद लोगों को जवाब देती फिरना। भार्गव का ऐसा कहना सियारा को काफी ज्यादा प्रेशर जैसा महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठी रही। भार्गव ने अपने सामने सूट में खड़े इंसान को देखते हुए इशारा किया तो उसने अपना सर हिला दिया और फिर वकील को अपने साथ लेकर वो कमरे से बाहर चला गया। भार्गव ने अपना फोन लिया और उस पर मेल चेक करने लगा। काफी देर बाद सियारा ने अपनी आंखें खोली और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उसे आपको मानना पड़ेगा। सियारा की आवाज सुनकर भार्गव ने अपने फोन को लॉक किया और उसे पैंट की जेब में रखते हुए वो सियारा की तरफ हल्का सा घूम गया। उसने सियारा को देखा और फिर अपने होठों पर एविल मुस्कान लिए बोला, अगर तुम कहोगी कि मैं तुमसे दूरियां बनाकर रहूंगा या फिर तुमसे किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशन नहीं रखूंगा तो तुम गलत सोच रही हो मिस सियारा, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पेपर पर साइन करते ही तुम कानूनी तरीके से मेरी बीवी बन जाओगी और अपने बीवी पर उसके पति का पूरा हक होता है जो मैं लेकर रहूंगा। इसके लिए तुम मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकती। भार्गव की बात सुनकर सियारा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन जैसे उसके शब्द उसे याद आ गए उसने अपने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, यह आप गलत कह रहे हैं। मैं आपकी बीवी जरूर बनूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप मुझ पर हक जताएंगे। मुझे फिजिकल टॉर्चर करेंगे या फिर मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करके आप मुझ पर दबाव नहीं डाल सकते। मेरे अपने पर्सनल विचार ही जिस पर आप अपनी ताकत नहीं आजमा सकते। सियारा की बात सुनकर भार्गव ने उसकी तरफ देखते हुए हंसकर कहा, सही कहा तुमने, तुम्हारे पर्सनल विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं भार्गव सिंघानिया हूं, द ब्लैक ईगल में वही करता हूं जो मुझे करना होता है। इसलिए तुम मुझे किसी भी बात के लिए रोक नहीं सकती। इससे अच्छा है कि तो फिजिकली और मेंटली खुद को इस तरह से प्रिपेयर करो कि मैं तुम्हारा पति हूं तो तुम्हें मेरे साथ एक पत्नी की तरह बिहेव करना होगा, और ये प्यार व्यार का क्या है, होता ही रहेगा नहीं। कहकर भार्गव ने अपना चेहरा सियारा के चेहरे की तरफ कर दिया, जिसे देखकर सियारा ने अपना सर पीछे लेते हुए कहा, आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं मेरे साथ। भार्गव ने पेन को सियार की तरफ रखते हुए कहा, गलत तब होता जब मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पेट में पलने के लिए छोड़कर तुम्हें यूं ही रास्ते पर छोड़ देता। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे भार्गव सिंघानिया के हैं, तुम्हारे पेट में पल रहे हैं, वंश का बाप मैं हूं, इसलिए अपने दिमाग से यह बातें निकालो और साइन करो। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे ऊपर खर्च करने के लिए। उसकी बात सुनकर सियारा धीरे से बुदबुदाई, तो मैंने कहा था आपको मेरे ऊपर अपना वक्त खर्च करने के लिए, ना आते। नहीं आते तो ही अच्छा होता, मैं अपना चेकअप करके चली जाती। पता नहीं भगवान के मन में क्या है जो लाकर पटक दिया इस निर्दयी इंसान को मेरे सामने। सियारा भले ये सब कुछ धीरे कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी तो थी कि भार्गव ने साफ साफ सुन लिया था। क्योंकि उस बड़े से कमरे में इस वक्त कोई ना होने के कारण भार्गव जे भेड़िए जैसे लंबे कान सिर्फ सियारा के बातों पर ही लगे हुए थे। कमरे में कोई न होने के कारण सियारा की बातें चारों तरफ अच्छे तरीके से घूम रही थी। भार्गव ने उसके गालों पर अपने सख्त अंगूठे को रखा और फिर उसे सहलाते हुए अपनी मैग्नेटिक मगर धमकी भरी आवाज में बोला, बेबी अपनी जुबान संभालो। मैं तुमसे इस तरह से पेश आ रहा हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, तुम्हारे पेट में जो बच्चे हैं वो मेरे हैं, अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार तुम खुद होगी। भार्गव की धमकी सुनकर सियारा कांप उठी। वो अंदर तक हिल गई थी। उसने घबराते हुए पेन को उठा लिया और पेपर पर साइन कर दी। इस वक्त इसके पास बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। साइन होते ही भार्गव के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने झुककर सियारा के होठों को स्मूच कर दिया। वैसे ही सियारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और अपने हाथों को मुठियां बना दी। भार्गव ने उसे देखकर अपने गहरी आवाज में कहा, शाम तक इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कहकर भार्गव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और वहां से तेज कदमों के साथ चला गया। उसके जाते ही सियारा ने जोर से अपने हाथों की मुट्ठी सोफे पर मार दी और चीड़ कर बोली, मैं इसका खून कर दूंगी। तब तक बॉडीगार्ड ने आकर सियारा को बाहर जाने के लिए कहा,
जिसे देख सियारा चुपचाप अपने चेहरे को नॉर्मल करके वह बाहर आ गई, जहां पर इस वक्त आर्या और निखिल बैठे हुए थे। दोनों ने भी सियारा को देखकर चैन की सांस ली, क्योंकि अब भी वो सही सलामत थी। उसे देखकर आर्या ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? ये सब कुछ क्या चल रहा है सियू, हमें कुछ तो बताओ, तुम ठीक हो या नहीं? सियारा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, मुझे घर जाना है। उसकी बात सुनकर निखिल और आर्या ने सियारा को ज्यादा परेशान नहीं किया और फिर वह दोनों भी सियारा को लेकर अस्पताल के बाहर आ गए। फिर उनकी गाड़ी जल्द ही बिल्डिंग के नीचे आकर रुक गई। वैसे ही सियारा, आर्या और निखिल उनके फ्लैट में चले गए। फ्लैट में आते ही आर्या ने सियारा को पानी का गिलास दिया और फिर खुद भी उसके पास बैठ गई तो सियारा ने गहरी सांस ली और फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, हार गई मैं, कुछ नहीं कर सकती, अपने बच्चों के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा। उसकी बात सुनकर आर्या ने चिंताग्रस्त होते हुए पूछा, यार तुम बातों को गोल गोल मत घुमाओ, क्या है वो ठीक से बताओ, क्योंकि तुम्हारी यह बातें हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही है। उस ब्लैक ईगल ने तुम्हें क्यों बुलाया था? क्या सच में उसे पता चल गया तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे उसके हैं? पर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो और उस होटल में जा ही नहीं सकता, तुम्हें भी अच्छे से पता है वो होटल उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। फिर सियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो वहां पर कैसे पहुंचा और उसने सब कुछ क्यों किया, लेकिन इस वक्त बात सिर्फ इतनी ही थी कि उसने मुझसे शादी कर ली। वॉट? निखिल और आर्या जोर से चीख पड़े। आखिर बात भी तो कितनी बड़ी थी, शादी, और वो भी भार्गव सिंघानिया से। सियारा ने मायूस होकर कहा, हम बुरी फंस गई हूं मैं तो। निखिल ने सियारा को देखा और कहा, देखो सियारा, वो आदमी ठीक नहीं है, उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से अभी के लिए तुम शांत ही रहो। सियारा ने अपना सर हिला दिया और वो जाकर कमरे में सो गई। आर्या ने निखिल की तरह देखा तो निखिल बोला, देखो आरू, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसे निर्दयी आदमी को सियारा को सौंपना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि उसके साथ क्या, उसके आगे हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय सब कुछ देखने के। अगर सियारा नॉर्मली उसके पास जाती है तो ठीक है, अगर वो जोर जबरदस्ती पर या अपने ऊपर आ गया तो फिर तुम्हें भी पता है सब कुछ बहुत ज्यादा उलझ जाएगा। इससे अच्छा है कि वो शांति से उसके साथ चली जाए। आर्या ने उसे देखकर कहा, और तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगे? तुम्हें भी पता है वह कितनी ज्यादा मासूम है, इस धोखाधड़ी दुनिया से काफी ज्यादा परे है वह। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मासूम तो है लेकिन भार्गव सिंघानिया कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, वो सियारा को अच्छे से हैंडल करेगा। लेकिन सियार को भी इसके लिए उसे शांति से डील करनी पड़ेगी, फिर आगे जो करना है हम सोच लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सही वक्त है। फिर आर्या ने भी कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ ब्लैक ईगल इंडस्ट्री, जो न जाने कितने एकड़ में बनी हुई थी, चारों तरफ नजरें दौड़ाई जाए तो जहां वहां पर मौजूद हर एक बिल्डिंग के ऊपर ब्लैक ईगल का लोगो लगाया हुआ था, जिससे ये बताना काफी ज्यादा आसान था कि वहां पर मौजूद सारे बिल्डिंग भार्गव सिंघानिया की थी। ऐसा लग रहा था वो पूरा सेक्टर सिर्फ और सिर्फ भार्गव सिंघानिया के ऑफिस से ही भरा हुआ था। उस हर एक बिल्डिंग को देखकर सबकी आंखें चौंधिया जाए, इतनी वो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से मानो उस पूरे सेक्टर पर भार्गव सिंघानिया ने अपना सिक्का जमा कर रखा था। उस सभी बिल्डिंग के बीच में मौजूद सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो सबसे ज्यादा ऊंची थी और बनी भी ब्लैक ईगल के डिजाइन में थी, वो देखने में काफी ज्यादा यूनिक और उतने ही डरावनी लग रही थी। हर एक बिल्डिंग अलग अलग बिजनेस से जुड़ी हुई थी। बीच वाली मैन बिल्डिंग के आगे जाकर भार्गव सिंघानिया की एक के पीछे एक गाड़ियां रुक गई। सभी कार ब्लैक रंग के होने के कारण वो देखने में काफी ज्यादा यूनिक लग रहा था। भार्गव अपनी बड़ी सी गाड़ी से रौब से बाहर आया और फिर अपने आंखों पर गॉगल चढ़ाकर अपने एक हाथ को पैंट के जेब में रखकर वो तेज कदमों के साथ आगे बढ़ गया। अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ जाकर वो सीधा अपने केबिन की तरफ चला गया। जैसे ही सब लोगों को पता चला कि भार्गव सिंघानिया ऑफिस में इंटर कर चुका है, सब लोग चुपचाप से अपने काम पर लग गए। पूरी बिल्डिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। भार्गव तेजी से अपने केबिन के अंदर जाकर चेयर पर बैठ गया। वैसे ही उसके पीछे उसका पीए भागते हुए आया और फिर अपना सर झुकाते हुए बोला, मास्टर बॉस, सब कुछ रेडी है, आप बस एक बार इस पर नजर डाल दीजिए। भार्गव ने उसके हाथ से टैब लिया और फिर एक नजर उस टैब पर डालकर उसने टैब को जय की तरफ उछाल दिया और बाकी की तैयारी अभी देख लो, और मुझे शाम 4 बजे के बाद कोई भी मीटिंग नहीं चाहिए। जितनी भी मीटिंग शेड्यूल की हुई है वो इन 4 घंटे में हो जानी चाहिए। भार्गव की बात सुनकर जय के माथे पर पसीना आ गया। आज लगभग उसके 20 मीटिंग्स थी और अलग अलग बिल्डिंग में, लेकिन उसने वह आज ही कंप्लीट करने के लिए कहा था, जिसे सोचकर ही जय के माथे पर पसीना आ गया था। उसे खड़ा हुआ देखकर भार्गव ने अपने रौबीली और दमदार आवाज में कहा,
यू इडियट, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से और रात तक मुझे सभी मीटिंग्स की डिटेल्स चाहिए। भार्गव की आवाज सुनकर जय घबरा गया और जल्दी से केबिन के बाहर चला गया। उसने चैन सांस ली और कहा, हे भगवान, इस निर्दयी आदमी को इतना भी निर्दयी नहीं बनना चाहिए था आपको। आज तो सब लोगों की जान ही निकल जाने वाली है। कहकर जय वहां से चला गया। उसके जाते ही भार्गव ने अपना फोन निकाला और फिर उसे पर कुछ तस्वीरें देखते हुए गहरी मुस्कान लिए बोला, आखिरकार अब तुम मेरी बन ही गई मिसेस सियारा भार्गव सिंघानिया। कहकर उसके होठों पर बहुत ही भयानक मुस्कान आ गई। क्या चल रहा है भार्गव के दिमाग में? क्या ये सब कुछ खेल भार्गव ने खुद खेला था या थी यह सिर्फ सियारा और भार्गव की डेस्टिनी? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ।